नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। नाज़रीन, क्या आप या आपके घर में किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर रात को सोते वक्त ज़ोर की स्नोरिंग और अचानक सांस रुकने की प्रॉब्लम होती है? एस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऐसी ही दो कंडीशंस है जो ना सिर्फ ब्रीथिंग को बल्कि नींद और डेली लाइफ को भी अफेक्ट करती है। अक्सर लोग इन प्रॉब्लम्स को रूटीन इश्यू समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि आज के टाइम में इनके लिए काफ़ी एडवांस्ड और मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। हेल्थ और हम के आज के एपिसोड में हम सिंपल शब्दों में बात करेंगे कि अस्थमा और स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट्स में क्या नए डेवलपमेंट्स आए हैं ताकि पेशेंट्स अपनी कंडीशन को बेटर तरीके से मैनेज कर सकें और हेल्दी लाइफ जी सकें। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के मशहूर एक्सपर्ट डॉक्टर प्रणय साई चंद्रगिरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रणय साई चंद्रगिरी, मैं यशोदा मलकपेट में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ अभी। मैंने अपना डीएम पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से किया है और अपना एमडी भी पल्मोनरी मेडिसिन में ही किया है। मैं खुश हूँ यहाँ आके आपसे बातचीत करने के लिए और पेशेंट्स को अपने बीमारियों के बारे में कुछ बताने के लिए मैं अभी तैयार हूँ। जी, वैसे काफ़ी अच्छी बात है कि आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया है, इसी से हम जान सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट है इस फील्ड में। सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि जो आज का हमारा मौजू है अस्थमा और स्लीप एपनिया। अस्थमा और स्लीप एपनिया क्या होता है एंड इनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है या एक दूसरे से ये कैसे डिफरेंट है, आप उस बारे में हमें बताइए। ठीक है, तो पहले हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। अस्थमा एक सांस की नलियों की बीमारी है जी। जो सांस की नलियाँ होते हैं, जैसे कि आपकी गले में जो बड़ा सा एक नली होता है, वैसे ही नीचे जाते जाते वो बहुत छोटे छोटे नसों में स्प्लिट हो जाती है और उस छोटे छोटे नसों में कुछ में सपोर्ट्स रहते हैं, कार्टिलेज जो एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने वाली बीम होती है, और कुछ नसों में मोस्ट प्रॉबली सिर्फ मजिल और स्मूथ म्यूकोजल लेयर ही होती है जो उसको सपोर्ट देती है जी। सांस बाहर एटमॉस्फेयर से, मतलब हमारे एनवायरनमेंट से अंदर जाने के लिए ये नलियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और ये नलियों के बाद आता है गैस एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो जहाँ से ऑक्सीजन हमारी हवा से उस तरफ पार होके ब्लड में जाती है। ठीक है, तो अस्थमा प्राइमरीली सांस की नलियों की बीमारी है। अगर सांस की नलियाँ बहुत सेंसिटिव हो गए हो तो ये जो नॉन कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जिसमें ओनली स्मूथ मजिल एंड ओनली कार्टिलेज के बिना जो मजिल होता है, उसका प्रॉब्लम के वजह से वो मोटा बन जाता है और वो कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग ट्रिगर्स के वजह से बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए सांस जो एसेंशियल एरिया है, जहाँ से खून में जाने वाली एरिया है, वहाँ पहुँच नहीं पाती जी। तो उसके वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। तो ये अस्थमा है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में अगर बताएंगे तो ये वाला मोटापे की प्राइमरी डिसीज़ है। जो मोटापा होता है उसके वजह से बॉडी में जहाँ जहाँ फैट डिपॉजिट होता है, वो अगर गले में हो गया तो गले में भी एक एरिया जैसा होता है कि वहाँ कोई बोन स्ट्रक्चर सपोर्टिंग के लिए नहीं होता है, तो वो ओरोफैरिंग्स बोलते हैं। जो गले की ऊपरी वाला हिस्सा हो, जहाँ वोकल कॉर्ड्स और उसके ऊपर वाला हिस्सा, नाक के पीछे से लेके नीचे वोकल कॉर्ड्स तक का जो हिस्सा है वो नरम होता है, उसमें कोई बोनी स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं देता है जी। तो अगर फैट वहाँ जाके डिपॉजिट हो गया है तो जनरली वो एयरवे जो होती है, जिसका डायमीटर अप्रोप्रिएटली होना है सांस अंदर जाने के लिए, वो कम हो जाती है। उसके कम हो जाने की वजह से जब आदमी अवेक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन उसको कंटिन्यूसली बोलती है, वहाँ की मजिल्स जो बोलते हैं मांसपेशियाँ, तो उसको एक्टिवेट करके रखिए, खोल के रखिए, और वो पेटेंसी जो है, मतलब वो रास्ता जो है उसको बनाए रखे। पर ये जो नींद में जाता है तो ब्रेन का वो कंट्रोल जो होता है वहाँ मांसपेशियों में, वो कमज़ोर हो जाता है और ये मांसपेशियाँ अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं और ये फैट के प्रेशर के दबाव में आ जाती हैं और ये सांस वाली जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। तो इसी के वजह से ज़ोर ज़ोर से खराटे आना, कभी कभी बीच में एकदम से सांस रुक जाना, और
नींद से अचानक जगना और सांस में तकलीफ महसूस करना, ये सब कुछ होता है। तो दोनों ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर लेवल्स पे रिलेटेड हैं, पर दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। क्योंकि अस्थमा के जो लोग होते हैं जिनमें ज़्यादातर सीजनल वेरिएशंस में बीमारी कम ज़्यादा होना, उसका रिस्क फैक्टर ओएसए भी एक है। मतलब अगर मोटापे की वजह से आपको ओएसए है तो आपका अस्थमा अगर कोएग्जिस्टेंट है तो वो भी आपको एक्सैजिब्रेट होगा या तो ज़्यादा होगा और उसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों ऐसे रिलेटेड है कि एक के वजह से एक बढ़ सकता है जी। और जो भी है दोनों बीमारियां घातक हैं और अगर करेक्ट टाइम से ट्रीटमेंट ना लें तो दोनों बीमारियां आपको आईसीयू में लैंड करा सकती है या तो आपकी जान भी जा सकता है। यानी कि दोनों अलग अलग होने के बावजूद इंटरडिपेंडेंट है कि अगर इफ़ेक्ट किया तो दूसरा भी उसके इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। यस, मोस्ट प्रॉबली आस्थमा जो होती हैं उसका ज़्यादातर ट्रीटमेंट क्रॉनिक होता है। वो क्रॉनिक डिसीज़ है, मतलब उसका कोई हल इमीडिएट ट्रीटमेंट देने से नहीं होता है। जो अंदर का प्रोसेस लगातार वो चलता रहता है, वो दवाओं से हम काबू में ला सकते हैं पर पूरी तरह से उसको मिटा नहीं सकते जी। तो अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी पॉलन जो होता है, आपकी धूल धुआं मिट्टी जो पोल्यूशन, और बहुत फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी वायरसेस जो वायरल इन्फेक्शंस आपके नाक और गले में सर्दी ज़ुकाम जैसे आते हैं, वो भी आपको क्या होते हैं कि प्रॉब्लम कर सकती हैं कि आपका अंडरलाइंग आस्थमा, ये जो मांसपेशियों का मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सांस की नलियों का, उसको वो ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसीलिए और ओएस से उसमें अगर आपका सांस रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, तो वो सांस लेने वाली नलियों को भी वो महसूस होगा कि वो इरिटेट हो जाएंगे और उसको बहुत ज़ोर से क्लोज करके रखेंगे ताकि हवा अंदर ना जाए। तो इसीलिए आस्थमा की लोग जो वो होते हैं, अगर मोटापे से उनको ओएसए का बीमारी है तो वो अस्थमा एक्सैजरेट कर देती है और अस्थमा वर्सन हो सकता है जी। जैसे जितना वर्सन हो सकता है, मैंने अभी तक पेशेंट्स को देखा है कि आईसीयू में जाके वो एडमिट होके वेंटिलेटर के ऊपर चढ़ जाना या वेंटिलेटर का मास्क लगा के ट्रीटमेंट देना और बहुत सारे इंजेक्शन से एंटीबायोटिक्स से सब कुछ लेना भी पड़ सकता है जी। तो अगर कंट्रोल में रखेंगे तो अस्थमा और इसको अगर एक ही समय में हम ट्रीट कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली एक्सैजरेशंस कम हो जाएंगे। अब अगर हम कंपैरिजन करें पिछले डिकेड्स एंड आज की जनरेशन में, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आज जो अस्थमा के केसेस हैं एंड स्लीप एपनिया के केसेस हैं वो रैपिडली इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स की कंप्लेन है कि वो इस चीज़ को ना प्रिवेंट भी नहीं कर सक रहे हैं एंड देन उसको कम्प्लीटली ट्रीट भी नहीं कर सक रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और एक पार्ट आता है निग्लेक्शन का, कि कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं कि सिम्टम्स को निग्लेक्ट कर देते हैं एंड जो ट्रिगर्स है उसको भी निग्लेक्ट करके सेल्फ ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो इसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं वो भी हमें बताइए आप। बेसिकली आउटकम्स ये है कि आपका अगर टाइमली हम इलाज नहीं कर पाए तो धीरे धीरे अंदर जो फेफड़े हैं वो ख़राब होते जाएंगे जी। और ये अस्थमा में बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि बार बार इन्फेक्शन होने के वजह से अभी बाहर गए, कुछ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ले लिए, 2-3 दिन में वो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा। पर जो अंदर का प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ, अगर उसका करेक्ट इलाज नहीं मिला तो वो डैमेज होता ही रहेगा, पर कम लेवल पे होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डैमेज बढ़ता जाएगा और उसके हिसाब से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आपको बार बार इन्फेक्शंस होंगे, मतलब ये 1 महीने में शायद पिछले जब जन्म से मैं अभी यहाँ जितना बार आया हूँ, मुझे पिछले 10 साल में एक बार इन्फेक्शन हुआ होगा। अगर अस्थमा की पेशेंट ऐसे ही हैं तो उनको पहले से ही दिक्कत होती है, 10 साल की उम्र से या 12 साल की उम्र से या और छोटी उम्र से होती है। वो अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो पहले 1 साल में 1 बार इन्फेक्शन होगा, बाद में साल में 2 बार आएगा, वो हर 6 महीने में 1 बार होगा, हर महीने में 1 बार होगा, हर हफ्ते में 1 बार होगा। और जैसे जैसे इन्फेक्शन होता है और भी डैमेज अंदर जो क्रिया है वो बढ़ती है। यानी कि जो हम सोचते हैं कि ये हम ट्रीट करने वाले हैं, इससे हम खुद सही हो जाएंगे, इसका आउटकम ये है कि जो सेल्फ ट्रीटमेंट होता है वो स्लोली आपके अंदर जो पॉइजन है उसको बढ़ा देता है। हाँ, अगर सही ट्रीटमेंट ना लिए तो, मतलब अपने सेल्फ ट्रीटमेंट जो बोला है एंटीबायोटिक, स्पेशली एंटीबायोटिक्स है जी, और जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिलते हैं उनमें से कुछ
दवाइयाँ ऐसा होती है कि आपको इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। राइट। तो वैसे वाली दवाइयाँ अगर आप लेंगे तो मोमेंटरली आपको आराम मिलेगा, पर बाद में आपका डैमेज जो है वो रुकेगा नहीं, वो आप बढ़ता ही चला जाएगा, चाहे वो बहुत धीरे धीरे ना हो। जी। अब स्लीप एपनिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कौन से ऐसे कॉमन वार्निंग साइंस है जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं, वो हमें बताइए। पहले जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका समझ बहुत कम लोगों को है। तो क्या है कि इसका मेन सिम्टम एक ही होता है, वो नींद में खराटे आना। और नींद में खराटे आने के पहले भी कुछ कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है, अगर उनको खुद को महसूस नहीं होता है, उनका बेड पार्टनर जो होते हैं, बच्चे हो या स्पाउस हो या माता पिता हो, तो उनको पहले पता चल जाता है कि इनको खराटे आ रहे हैं। और खुद को पेशेंट को ये सिम्टम्स लगते हैं कि वो खराटे कभी नहीं बोलते। राइट। तो वो बोलते हैं कि मुझे नींद में जाने के लिए ज़्यादा वक्त लग रहा है, या नींद नहीं आ रही है, देर रात मुझे जगह पड़ने रह रहा है, और मैं अपना जो कंसंट्रेशन डेफिसिट्स हम बोलते हैं, आपके अगर आपका काम कुछ अटेंशन देने वाली काम हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हो या ड्राइवर हो या कोई और काम हो जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली अपना एफर्ट देना पड़ता है और अलर्ट रहना पड़ता है, वैसे वाली जॉब्स आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो जल्दी थक जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और ये सारे नींद की डेफिशिएंसी की वजह से है। क्योंकि जब खराटे होते हैं अपने आप ब्रेन जग जाता है, जब ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंचता है तो वो जग जाता है, और वो जगने की जो टाइम होती है वो बिना स्लीप वाली टाइम में रजिस्टर हो जाती है। तो आपका एज के हिसाब से आपका जो नींद का ड्यूरेशन होता है वो कम कम होता जाता है। पर अगर बहुत कम हो गया है तो आपको दिन में वो सिम्टम्स आएंगे, और दिन में उसको वो डेफिसिट को पूरे करने के लिए ब्रेन कोशिश करेगी। तो इसीलिए प्रोडक्टिव टाइम में आप सो जाएंगे जी। तो छोटे छोटे काम करते करते, या कंप्यूटर में आप कुछ काम करते करते, या बिना कुछ लिए आराम से बैठे हुए, तो जल्दी नींद आ जाती है जी। तो ऐसे वाली सिम्टम्स होते हैं। खराटे मेन सिम्टम है जो बहुत सालों से रहते हैं, पर पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं रहती है, पर ओनली उनके साथ वाले जो उनके साथ होते हैं उनको अवेयरनेस रहता है जी। और कंसंट्रेशन डेफिसिट्स दिन में जो काम करते हैं उसमें कंसंट्रेशन डेफिसिट्स भी एक सिम्टम ही है जी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया बेगम है। जी सानिया, क्या सवाल है आपका? मैं जब भी कोई स्टेज वगैरह चढ़ती हूँ ना तो मेरे को अस्थमा लाइक दम चढ़ने लगता, और मेरी सांस बहुत फुलती, बात करने सही नहीं आता जी। और जब भी स्टेज चढ़े या ज्यादा वॉकिंग करे तब ऐसे होता। तो आप जो महसूस कर रहे हैं वो एक्सर्शनल डिस्निया बोलते हैं हम, मतलब जब कोई काम करेंगे तब आपका बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जनरली बढ़ जाती है, और सांस आप खुद ब खुद आपको जाने बिना ज़्यादा लेने लगते हैं। पर अस्थमा वाली बीमारियों में ऐसा क्या होता है कि हमारी जो बीमारी है वो आपको वो जो एक्सेस रिक्वायरमेंट हो वो लेने नहीं लेती है। तो जो भी एयरवे की डिसीज़ है, अस्थमा ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कुछ कार्डियक डिसीजेस हो या किडनी की बीमारियां हो। प्राइमरली अगर आपका एज यंग है, मतलब 30 से 40 तक आप है, तो आपका मोस्ट प्रॉबली प्रॉब्लम यही हो सकता है कि आपका अस्थमा चढ़ने के वक्त ही आपको सिम्टम्स दे रही हो, और बाकी के समय क्योंकि आप कुछ काम नहीं करेंगे या एक्सेस रिक्वायरमेंट नहीं होगा तब आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। पर आप अगर 40 या 45 से ज़्यादा हो तो आपको कोएग्जिस्टेंट डिसीजेस बोल सकते हैं कि कोई और बीमारियाँ, जैसे कि फेफड़ों के साथ साथ दिल की बीमारियाँ मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, जैसे कि कार्डियक डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट फेलियर की बीमारियाँ हैं, तो वो भी हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम आपके एक सिम्टम के सिर्फ बेसिस पे ये बता पाएंगे कि आपको बीमारी यही है। तो आपको मतलब थोड़ा और हमें बताना पड़ेगा कि कैसे कैसा होगा। जैसे कि आप चढ़ने के वक्त सांस फूलने बता रही हैं, तो आपको सीटी मारने की आवाज़ें आना, आपको धूल मिट्टी में जाने में ये सिम्टम ज़्यादा होना, और आपको कोई चीज़ खाने के वक्त इसके साथ साथ नाक बहना या शरीर में दाग के धब्बे होना, एलर्जी जो होता है, तो वैसे वाले सिम्टम्स आपको है तो ये अस्थमा की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। ये ऐसे वाली सिम्टम्स नहीं है, आपको पैरों में सूजन हो जाती है जल्दी जल्दी, और आप छाती में दर्द होता है,
वो हाथ में आता है या आपको पसीने छूट जाते हैं चढ़ते वक्त, ये बहुत सारा चीज़ें कार्डियक की तरफ जा रही है, मतलब दिल की बीमारियों की तरफ जा रही है। तो ये वाला जो है आपको दिखाना पड़ेगा और ग्रेजुअली एवेल्युएट कराना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई इंसान एक सिम्टम के लिए दवा नहीं दे सकता। तो आपको एवेल्युएट कराना पड़ेगा कि ये बीमारी कौन सी है और उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ तो है, तो आप ये लेंगे तो आपका सिम्टम कंट्रोल में रहेगा और कुछ वक्त के बाद जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा बंद भी कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें जो आज के ज़माने में हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग एस्थमा या उसका कंट्रोल में रखने के लिए, या फॉर ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टिव एस्थमा स्लीप एपनिया जो है उसको भी अगर हम कंट्रोल में रखें, तो वो कौन से ऐसे लेटेस्ट ऑप्शंस है जो लोगों को भी आजकल पता नहीं है कि अगर हम ये करवा लें तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जैसे जैसे मेरे समझ है, अगर अस्थमा के मरीज़ अस्पताल में जाएगा और आईसीयू में एडमिट होगा तो उसको कोई नया सा ट्रीटमेंट तो अभी नहीं है, जो एज ओल्ड ट्रीटमेंट 10 साल से हम करते आ रहे हैं वही ट्रीटमेंट है। पर पहले ही अगर आप अस्थमा आपको है, आपको सिम्टम्स हो रहे हैं और वो आपने रिकॉग्नाइज़ किया है और हमें आके दिखाए हैं, तो जनरली आपका ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत बेहतर होंगे। एडमिशन के बगैर हमें एवेल्युएट करने में और आपका जो सीवियरिटी समझने में बहुत अच्छी तरह से हम आपको मदद कर पाएंगे। जैसे जैसे पिछले 10 साल में अस्थमा की ट्रीटमेंट ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट कुछ लोगों में अस्थमा की पूरी जड़ों से हम बीमारी को निकाल सकते हैं कुछ समय के लिए, या ऐसे इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जो अभी के लिए तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि 6 महीने में एक बार लेने वाली इंजेक्शन भी अभी फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जो अस्थमा को बार बार फ्लेयर अप होने से रोक देती है। वैसे वाली इंजेक्शंस हमारे पास भी हैं, पर वो एक स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही हम देते हैं। बाकी सारे पेशेंट्स में जो इन्हेलर है, आपका डोज उतारना चढ़ाना और आपकी सिम्टम के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना, और उसके साथ साथ कोई खाने वाली दवाई हो, जैसे वो टैबलेट्स हो, जैसे सिरप्स हो, अगर वो ऐड कर सकते हैं तो आपको बीमारी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। इमरजेंसी में हम ज़्यादातर कुछ नए नहीं कर पाएंगे, पर अगर आपके पास थोड़ा जल्दी आके हमें दिखाएंगे तो आपको कौन से वाली अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा में भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है जो मैं आपको यहाँ समझा नहीं पाऊँगा, पर अगर वो हमें समझ में आ जाता है जब आप हमें आके फॉलोअप में दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको अच्छी तरह से दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे बहुत महसूस मिलेगा और अस्पताल आने की ज़रूरत ही नहीं मिलेगी। यानी कि अस्थमा के अलग अलग कंडीशंस भी होते हैं यहाँ पे। आपका जो भी है, कुछ लोगों को खाने एक स्पेसिफिक तरह की खाने का चीज़ खाने से होता है जी, और दूसरे लोगों को वैसे कुछ अलग खुशबू सूंघने से या बदबू सूंघने से होता है। तो ऐसे वाली कंडीशंस में खून में बदलाव भी होते हैं। तो जैसे जैसे कैसे खून में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सी खून के कणों में बदलाव आ रहे हैं, उसके ऊपर हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो अलग अलग खून के बदलावों में अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं जिनको एस्थमा नहीं है, तो वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनके माइंड में ये सवाल आता है कि जिनको एस्थमा है वो सिर्फ इन्हेलर्स पे ही रहते हैं एंड इन्हेलर्स वो लोग खुद से ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा है कि जिनको एस्थमा है वो लोग सिर्फ इन्हेलर्स ही यूज़ करके अपने आप को जो है एस्थमा अटैक से बचा सके, या कोई और ऑप्शंस भी उनके पास अवेलेबल है? बेसिकली इन्हेलर्स मतलब कौन सी तरह के इन्हेलर्स यूज़ कर रहे हैं। इन्हेलर्स में भी अभी तक के लिए तो मेरे जितने भी हैं 30 या 40 अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं जी। तो उनके प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सी दवा उनको जचती हैं, कौन सी दवा उनको लंबे समय तक आराम देती हैं, वो हमें पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, उनको परखने के बाद हमें पता चलता है। तो ब्लाइंडली एक ही इन्हेलर हर बार यूज़ करना भी अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। जनरली वो इन्हेलर का डोसिंग भी है, क्योंकि हम अच्छी तरह से अभी जो हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जीना है, जैसे कि अस्थमा की वर्ल्ड में गाइडलाइंस वो जीना देती है, वो बोलती है कि इन्हेलर लेना तो ज़रूर है, पर कौन सी तरह का इन्हेलर लेना है वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है। और अगर सिम्टम्स नहीं भी हो
तो कम से कम एक बार एक पफ इनहेलर तो लेना ही लेना है, जिससे आपको अस्थमा से बहुत कंट्रोल मिलेगा और वो बार बार एक्साजिब्रेट नहीं होगा, मतलब बार बार बढ़ेगा नहीं जी। तो उनको ब्लाइंडली एक ही इनहेलर एक ही समय बहुत समय से यूज़ करना भी गलत है। उनके लिए कौन सा अच्छी तरह से जचता है वो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइएगा कि आपका सिम्टम क्या है। अगर आपका इनहेलर आपको जच रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जच रहा है तो कौन सा अच्छी तरह से जचेगा वो अच्छी तरह से जान पाएंगे और उसके हिसाब से वो ट्रीट करेंगे। जी। अब यहाँ पे अगर हम फॉलोअप्स की बात करें तो जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ट्रीटमेंट के दौरान कौन से ऐसे फॉलोअप्स जो है वो मैंडेटरी एक पेशेंट को फॉलो करना है एंड उसको इग्नोर नहीं करना है ना निगलेक्ट करना है? अस्थमा में जब भी मैं पेशेंट्स को पहली बार देखता हूँ उनके लिए कुछ खून की जांचें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। वो क्योंकि दवा लेने के बाद बहुत सारे चीज़ें क्या है कि बदलाव हो सकती है, तो वैसी वाली जो फॉलोअप में हम मांगते हैं, मतलब पहले ही आप आए हैं और आपकी कुछ जांचें हमने लिखी है वो ज़रूरी है, तो वो लाना और दिखाना ज़रूरी है। वैसी वाली चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो जानने के बाद उसे देखने के बाद अगर मुझे लगेगा कि ये वाली बीमारी कुछ अलग तरह से जा रही है तो मैं अलग तरह से दवा लिख पाऊँगा। तो अगर आप पहले ही आप आए हैं और पहले ही आपके सिम्टम के हिसाब से मैंने जो दवा लिखी है उससे आपको थोड़ा सा भी राहत मिल गया जी, तो आप वही लेते रहेंगे तो क्या हो सकता है कि छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स जो आपको दिखते नहीं है हमें दिखते हैं वो मिस हो जाते हैं जी, राइट। तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, राइट। तो जब आपको ज़्यादा होती है तो ये वाला जो चीज़ जो नहीं ट्रीट हुआ है वो ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो वही है जो इन्वेस्टिगेशंस आप पहली बार लिखते हैं वो आपको अच्छी तरह से अगर 1 हफ्ता हो या 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिखाना पड़ रहा है तो आपको आके थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो आके दिखा के आपका ट्रीटमेंट सही तरह से हुआ है या नहीं हुआ है वो देख के लेना पड़ेगा। जी। यहाँ पे एक बात मैं हर व्यूअर से ये कहना चाहूँगी कि कई बार जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है कि हम सिम्टम्स के चलते एक पेशेंट को उनकी जो मेडिकेशंस है वो सजेस्ट करते हैं, तो कई बार हर पेशेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि डॉक्टर क्या हमेशा हमें नए नए टेस्ट लिख कर दे रहे हैं, क्यों ये इतने सारे मेडिकेशंस दे रहे हैं, क्या ये चीज़ इतनी बुरी है कि मैं इसे कैरी कर रहा हूँ। आपके बॉडी में कुछ डिज़ीज़ रहना या कोई बीमारी रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, आप उसको क्योर भी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको फॉलोअप्स टाइम पे करना है और आपको अपना चेकअप जो है वो रेगुलरली कराना है। एंड जो मेडिकेशंस आपको डॉक्टर्स देते हैं एंड जो टेस्ट आपको लिख के देते हैं वो इसीलिए नहीं है कि बार बार डॉक्टर्स जो है आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आपको चाह रहे हैं कि आप ये चीज़ करें, बट आपके बॉडी के जो सिम्टम्स डॉक्टर को नज़र आते हैं वो कई बार हम मिस आउट कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि डॉक्टर वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक डॉक्टर एक इंसान की जान बचाने के काबिल होता है। तो कई बार हमें वो चीज़ पता नहीं होती है जो उनको पता होती है, जिस वजह से वो बार बार आपको टेस्ट रिपीटेड लिख कर देते हैं एंड आपके सिम्टम के हिसाब से हमेशा मेडिकेशंस चेंज करते हैं। तो एक गुजारिश मेरी हर व्यूअर से ये है जिनको एस्थमा है या वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं या जिनको स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उनसे एक ही गुजारिश है कि जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, उस पर स्टिक ऑन रहिए। सिर्फ एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे लाइफ लॉन्ग स्टिक ऑन मत रहिए, बल्कि फॉलोअप्स चेकअप्स करते रहिए, डॉक्टर से रुजू होते रहिए, उनसे मालूमात हासिल करिए एंड देन जो आपके सिम्टम्स है उसके हिसाब से जो मेडिकेशंस आपको सजेस्ट करते हैं वो भी मेडिकेशंस आप लेते रहिए एंड अपने डॉक्टर की सलाह माने। मेरी एक ही गुजारिश हर व्यूअर से है, सिर्फ एस्थमा पेशेंट्स ही बोल के नहीं, जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोई भी बॉडी में तकलीफ़ है या कोई भी डिजीज़ है, आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो मेडिकेशंस आपको दी जा रही हैं उन्हें आप टाइम पर लेते रहें और अपनी लाइफ को सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हटा के एक हेल्दी लाइफ की तरफ जिए। एक ही तो लाइफ मिलती है हमें, उसको बस अगर आप ये मेडिकेशंस थोड़े से उससे कंट्रोल कर लें तो आप ये लाइफ बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से जी सकते हैं। कोई डिजीज़ होना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि आपके लाइफ का एक पार्ट है जिसको आपको लेकर चलना है, जिसको आपको सुधार कर चलना है। वन यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि कई बार पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद अस्थमा होना एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है एंड सोसाइटी वाले हमें बहुत अलग नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि जब अस्थमा अटैक्स आते हैं तो लोग पहले से ही घबरा जाते हैं कि अरे भाई इसको अस्थमा है, इसको अटैक आएगा एंड उसको बहुत नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो क्या ये सही है कि आप एक इंसान को जो अस्थमा से गुजर रहा है उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब करें या उसको कैसे हैंडल करें, आप उस बारे में हमें बताइए।
बेसिकली ये स्टिग्मा हर इन्हेलर लेने वाले मरीज़ को होता है, वो चाहे वो अस्थमा हो या COPD हो। पर क्या है कि देखिए, अस्थमा और COPD की जो इलाज है वो BP शुगर के इलाज से कुछ कम नहीं है। मतलब अभी ज़्यादातर लोगों को BP शुगर या थायराइड की बीमारी जैसे जैसे चल रही है, वो हर रोज़ अपना दवा लेके चलते हैं, वैसे ही अस्थमा और COPD की बीमारी है, उसे कोई अलग नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि ये वाली जो हमारी ट्रीटमेंट है वो और भी ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब देखिए, जो वाला टैबलेट हम लेते हैं वो आप हमारा पेट से गुजर कर खून में जाके अपना इफेक्ट देता है, और अस्थमा की ट्रीटमेंट इतना एडवांस्ड हो गया है कि अभी जो है वो हमारे खून तक दवा नहीं पहुंचती है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ डायरेक्टली पहुंचती है। फेफड़ों में प्रॉब्लम है, फेफड़ों में दवा डायरेक्टली पहुंचेगी और उसका असर वही रहेगा। बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रॉन्स की मात्रा में खून में जा सकती हैं, पर उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ये वाली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास अस्थमा और COPD के, वो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिससे साइड इफ़ेक्ट भी कम हो और मरीज़ को भी ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो वैसे वाली चीज़ों को हम अगर अलग नज़रिए से देखेंगे तो स्टिग्मा बनाएंगे तो वो खुद से प्रॉब्लम है हमें। ठीक है, तो आप अगर कोई भी क्रॉनिक बीमारी के लिए दवा देते हो, तो अगर दूसरे अस्थमा के मरीज़ को आप देख कर बोलते हो कि तुमको ये वाली बीमारी है, तुम ये बड़ी बीमारी है, तो ये ठीक नहीं है। बस ये वाली जो चीज़ें हैं जो आपस में हमें मिलजुल कर बात करके और जान के ट्रीट करना है। तो वो जो इमोशनल कंपोनेंट होता है अस्थमा वाले पेशेंट्स में, वो इमोशनल चीज़ें भी ट्रिगर कर सकती है। तो उसका इमोशंस अगर वो कंट्रोल में रखेंगे या हैप्पी रहेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं। तो उस वक्त हमें उनको दूसरी नज़रिए से नहीं देखना है। जो जैसे कि कोई आम बीमारी हो, जैसे कि BP और शुगर, वैसे वाली मरीज़ को हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वैसे ही इनके साथ भी बर्ताव करना है जी। ये तो मेरा मैसेज है कि इन्हेलर लेने वाले लोगों से कोई अलग सा स्टिग्मा मत बनाइए, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि आप BP और शुगर की दवा लेते हैं, इन्हेलर अस्थमा की लिए बेसिक दवाइयाँ हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पेशेंट्स को। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड इतने अहम टॉपिक पर जो आजकल के ज़माने में, जैसे कि आपने भी मेंशन किया है कि एक प्रोटोकॉल बना लिया है लोगों ने कि ऐसे पेशेंट्स को हम जो है बहुत ज़्यादा फील कराएंगे कि उनको कुछ है, एंड देन अस्थमा पेशेंट्स जिनको स्ट्रेस लेवल्स बैलेंस नहीं होते हैं, वो भी एक रीज़न कहीं ना कहीं होता है कि उन्हें अस्थमा अटैक्स आए, वो करे। बट अगर हम एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमैनिटी, अगर हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा केयर करें एंड उनकी थोड़ी देखभाल करें, तो हो सकता है कि हम उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें एक हेल्दी लाइफ की तरफ। वेल, थैंक यू अगैन सर आपका हमारे साथ आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करने की और आपके व्यूअर्स से बात करने की। इस मौके के लिए मैं धन्यवाद मांगता हूँ आपसे। और जो भी है, हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी इतना एडवांस हो गए हैं कि हर कोई बीमारी का पूरी तरह से अगर इलाज भी नहीं हो पाया है, पर मोमेंटरीली हम उसको काबू में ला सकते हैं और आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। राइट। तो वो आप अपने माइंड में रखिए, और कोई भी बीमारी हो आप अपने डॉक्टर के पास जाना मत भूलिएगा। चाहे वो आपको तकलीफ देने के लिए तो नहीं बैठा है, तो आपको हर आपकी बीमारी से राहत देने के लिए ही हम बैठे हैं। ओके, थैंक यू। आज की डिस्कशन से ये समझना ज़रूरी है कि अस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दोनों ही ऐसी कंडीशंस है जो सही टाइम पर पहचानी और ट्रीट की जाए तो इजीली कंट्रोल हो सकती है। सांस की दिक्कत हो या नींद का डिस्टर्ब होना, इन साइंस को इग्नोर करना ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में एडवांस ट्रीटमेंट्स और मॉडर्न थेरेपीज़ की मदद से पेशेंट्स अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरत है बस अवेयरनेस, रेगुलर फॉलोअप और एक्सपर्ट की सही सलाह की। इसी मैसेज के साथ अपनी सांस और नींद दोनों का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्दी ब्रीथिंग इज़ हेल्दी लाइफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।